हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। मैं दिलीप कुमार यादव। आज हमारी 2 दिन क्लासें नहीं हो पाई हैं। कुछ टेक्निकल इशू आ गया था, उसके कारण हमारी 2 दिन क्लास नहीं हो पाई हैं। आज हम फिर से वापस आ गए हैं, लेकिन वो अभी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई है। ये हम दूसरे के लैपटॉप से रिकॉर्ड कर रहे हैं, लेकिन कोई नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम फिजिक्स का चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, गति एवं बल। आज से हम फिजिक्स के चैप्टर पढ़ेंगे, क्योंकि बायोलॉजी समथिंग समथिंग कवर हो ही गई है। तो आज हम गति एवं बल के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर अभी भी आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाए। वहाँ हमने जितने भी लेक्चर हमने लिए हैं, जितने भी पढ़ाया है, उसकी सभी की पीडीएफ फॉर्म में हमने वहाँ पीडीएफ डाल दिया है अपने टेलीग्राम पे। और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी हमने फर्स्ट पेपर के और सेकंड पेपर के दोनों के हमने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी अपलोड कर दिए हैं। तो जिससे आप लोगों को ढूंढने में आसानी होगी और आप वहां ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कर सकेंगे उन प्रीवियस ईयर के पेपरों को। राइट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हमारे यानी कि पिछले लेक्चर का क्वेश्चन था कि इबोला क्या है। तो कई लोगों ने आंसर दिया था। तो उन लोगों ने क्या दिया था, देखिए आगे, यानी देखते हैं क्या दिया था, यानी कि जो भी दिया था आंसर, क्या वो सही है या गलत है। तो इबोला क्या है? इबोला क्या है? एक ये वायरस है। इबोला क्या है? एक ये वायरस है। तो अपना राइट आंसर क्या गया है? ए नंबर। और कई लोगों ने ए आंसर में दिया है, तो उनका सही जवाब है। राइट। इबोला जो ये नाम कैसे पड़ा, तो देखो, जो इबोला एक नदी थी। इबोला क्या थी? एक नदी थी। तो नदी के किनारे एक पेशेंट को पाया गया था, जिससे इसका नाम क्या पड़ा? इबोला वायरस पड़ा। और जो इबोला वायरस होता है, ये काफी घातक होता है, काफी डेंजरस होता है। क्योंकि इसमें क्या होता है कि जो पेशेंट होता है, जो मरीज होता है, उसके हाथ पैर गलने लगते हैं। और उस 90% चांस ये रहता है कि जो मरीज है उसकी क्या हो जाती है? डेथ हो जाती है। इसलिए ये बहुत ज्यादा, और इसका ट्रीटमेंट अभी तक नहीं निकला है, यानी ट्रीटमेंट अभी तक नहीं बना पाए हैं। इसलिए बहुत ही ज्यादा घातक बीमारी है ना। तो अगर बात करें कि इसके लक्षण क्या होते हैं, कैसे पहचानेंगे इबोला वायरस की, तो आंखों में लालपन आ जाता है, और उल्टी आना, बार बार बुखार आना, सिर दर्द, ये सब किसके लक्षण है? इबोला वायरस के लक्षण है। और ये संक्रमित यानी कि फैलता कैसे है? तो जो मरीज है ना, जो पेशेंट है, उसके पसीने से या उसके लार से, और क्या होती है, उसकी पल्स, जो नसें होती है, नसों से भी खून का स्राव होने लगता है, खून बहने लगता है। तो उनके वो ब्लड से भी यह इबोला वायरस फैलता है। राइट। तो इबोला क्या है? एक ये वायरस है। आप तो ये जान ही गए। तो चलिए बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की ओर। आज का ये हमारा पहला क्वेश्चन है फिजिक्स का, कि बर्फ का टुकड़ा पानी पर तैरता है क्योंकि बर्फ पानी से हल्की होती है, या बर्फ का घनत्व पानी से कम होता है, या ए व बी, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों, मैं बोलूंगा कि आप लोग भी मेरे साथ साथ आंसर आप लोग भी करते जाया करिए। तो उससे आपको पता चलेगा कि आपसे अभी क्या बन रहा है, क्या नहीं बन रहा है। तो अगर जहां पे गलती हो रही है, जो आपका आंसर गलत हो रहे हैं, तो आप उसको फिर पढ़िए कि मेरे को ये अभी मेरे से नहीं बन रहा है। तो यहाँ पे आपका भी आकलन होगा, और आप फिर देखिएगा कि मेरे कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, कितने गलत हो रहे हैं। राइट। तो चलिए, तो इसका आंसर क्या होगा कि बर्फ का जो टुकड़ा है वह पानी पर क्यों तैरता है? तो बताइए आप लोग। तो देखो, क्या होता है कि जब जल द्रव अवस्था में रहता है। कब? जब वो द्रव अवस्था में रहता है, तो जो जल के अणु होते हैं वह किससे जुड़े होते हैं? दुर्बल हाइड्रोजन बॉन्ड से। दुर्बल हाइड्रोजन बंध द्वारा, यानी बॉन्ड द्वारा, दुर्बल हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा जुड़े रहते हैं। और जब जल जो होता है, हमारा द्रव जो होता है, वह किस में आ जाता है? ठोस रूप में। ठोस रूप में आ जाता है, तो वह किसके द्वारा जुड़ जाता है? प्रबल हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा। प्रबल हाइड्रोजन प्रबल हाइड्रोजन
बंध द्वारा जुड़ जाता है, तो जिससे क्या हो जाता है कि जब ये प्रबल हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ता है तो उसका क्या होता है, घनत्व जो होता है वह क्या होता है, कम हो जाता है। तो जितना घनत्व कम होता है वस्तु उतनी ही हल्की हो जाती है। क्या होता है कि जब घनत्व कम होगा तो वस्तु उतनी क्या हो जाएगी, हल्की हो जाएगी। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो बर्फ का घनत्व है वह पानी से कम होता है, इसलिए बर्फ जो है पानी पर तैरती है। तो अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा कि बी नंबर हो जाएगा कि बर्फ का घनत्व पानी से कम होता है। राइट, तो अपना राइट आंसर क्या आ जाएगा, बी नंबर। बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। बर्फ का घनत्व पानी से कम होता है, इसलिए जो बर्फ का टुकड़ा है वह पानी पे तैरता है। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़े अब अपन। तो अपना अगला क्वेश्चन है कि गति के निम्न उदाहरणों में से किसमें तय की गई दूरी और विस्थापन के परिणाम बराबर हैं? वृत्ताकार पथ पर चलती हुई कार, दोलन करता हुआ दोलक, या सूर्य के इर्द गिर्द घूमती हुई पृथ्वी, या सीधी सड़क पर चलती हुई कार। तो इसमें से क्या राइट आंसर होगा? तो देखो, अगर कोई वस्तु या कोई कार वृत्ताकार पथ पे चलती है तो जब वह एक चक्कर पूरी करेगी तो जो उसका विस्थापन होगा क्या हो जाएगा, विस्थापन वहां पे क्या होता है, शून्य होता है। राइट, और यदि वह सीधी रेखा में गति करती है, जो हमारी कार है वह कैसे करेगी, सीधी रेखा में गति करती है। अगर हमारी कार कैसी कर रही है, सीधी रेखा में गति करती है, तो क्या होता है, जो विस्थापन का यानी दूरी और विस्थापन के परिणाम क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो इस पे अपना राइट आंसर हो जाएगा कि जो सीधी सड़क पर चलती हुई कार होती है उसमें दूरी और जो विस्थापन के परिणाम होते हैं वह बराबर होते हैं। तो अपना डी अपना क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। राइट, अब बात करें कि दूरी, दूरी क्या है, तो दूरी किसी गतिमान वस्तु द्वारा तय की गई पथ की लंबाई दूरी कहलाती है। और जो दूरी है यह कैसी राशि है, दूरी अदिश राशि, क्योंकि यह किसी भी दिशा में गति कर सकती है। तो और यह केवल क्या, परिणाम बताती है, ना कि दिशा। राइट, और अब बात करें हम किसकी, विस्थापन की। तो विस्थापन है क्या, तो विस्थापन क्या है, अंतिम बिंदु और प्रारंभिक बिंदु के मध्य की लंबाई। अंतिम बिंदु व प्रारंभिक बिंदु के मध्य की लंबाई या दूरी को क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। और जो ये विस्थापन है यह कैसी राशि है, यह सदिश राशि है, क्योंकि यह परिणाम और दिशा दोनों बताती है। क्या, ये परिणाम और दिशा दोनों बताती है, इसलिए जो विस्थापन है वह कैसी राशि है, सदिश राशि है। राइट, बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अपना अगला क्वेश्चन है कि यदि किसी द्रव पर दाब बढ़ता है तो उसका क्वथनांक, तो अगर किसी द्रव पर दाब बढ़ेगा तो उसका क्वथनांक क्या होगा, बढ़ेगा या परिवर्तित नहीं होता है, या पहले घटता है फिर बढ़ता है, या घटता है, तो क्या होगा? तो देखो, यानी कि क्वथनांक है क्या, तो किसी पदार्थ का क्वथनांक वह तापमान होता है जिस पर किसी तरल का वाष्प दाब यानी तरल के चारों ओर के दाब के बराबर होता है। और जब तरल वाष्प में बदल जाता है, तो अगर जब हमारा ये देखो पानी है, पानी को हम किस में बदलेंगे, वाष्प में बदलेंगे। तो वाष्प में बदलने के लिए हमें यहाँ पे क्या देना पड़ेगा, उसमें टेम्परेचर देना पड़ेगा। और टेम्परेचर यानी जितना अधिक देंगे, है ना, टेम्परेचर जितना अधिक से अधिक देंगे टेम्परेचर, तभी तो उसका क्या होगा कि वह वाष्प में बदलेगा। तो मतलब कि जब उसमें हम दाब बढ़ाएंगे तो यानी कि क्या कर रहे हैं, उसमें टेम्परेचर दे रहे हैं, उसमें बॉइलिंग पॉइंट उसका क्या होगा, इंक्रीज होगा, यानी कि क्वथनांक क्या होगा, बढ़ेगा। राइट, तो अपना राइट आंसर क्या जाएगा कि जो उसका क्वथनांक है वह क्या होगा, बढ़ता है। राइट, अगर हम पानी को वाष्प में बदल रहे हैं तो क्या करोगे आप लोग, ज्यादा से ज्यादा पानी में यानी कि पानी को उबालोगे ज्यादा से ज्यादा, यानी कि टेम्परेचर अधिक करोगे, तभी तो वो पानी जल्दी से वाष्प में बदलेगा, है ना। तो यानी कि क्या कर रहे हो कि उसका बॉइलिंग पॉइंट जो होता है क्या कर रहे हैं अपन, इंक्रीज कर रहे हैं। तो अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि उसका क्वथनांक जो है वह क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़े अब अपन।
बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। और ये ऐसे क्वेश्चन मैंने हर ईयर मैंने ऐसे क्वेश्चन देखे हैं। इस समय ज्यादा न्यूमेरिकल को वेटेज भी दे रहे हैं। तो अपना क्वेश्चन है कि कोई बस अपनी यात्रा की पहली 10 किलोमीटर दूरी 40 किलोमीटर घंटा की औसत चाल से तथा शेष 45 किलोमीटर दूरी 60 किलोमीटर घंटा की औसत चाल से तय करती है, तो बस की संपूर्ण यात्रा की औसत चाल। तो अपने को संपूर्ण औसत की चाल निकालना है। तो सबसे पहले बता दूं कि चाल बराबर क्या होता है। चाल बराबर क्या होता है? फॉर्मूला दूरी बटे समय। ये तो आप लोगों को सभी को मालूम होगा, है ना। तो हमें क्या निकालना है? औसत चाल निकालना है, यानी कि दोनों को मिला के औसत चाल निकालना है। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए? सबसे पहले देखो, ये 10 किलोमीटर जो है वह कितने में तय करता है? जो 10 किलोमीटर 40 किलोमीटर प्रति हावर्स की रफ्तार से, है ना। और जो शेष 45 किलोमीटर है वह कितने? 60 किलोमीटर प्रति हावर्स की रफ्तार से। तो जो 10 किलोमीटर है और 45 किलोमीटर, तो अगर हम बात करें कि कितनी दूरी तय कर रहे हैं, तो 10 प्लस 45 मतलब कि 55 किलोमीटर। ये तो अपने को दूरी निकल गई, है ना। अब अपने को क्या निकालना है कि औसत समय, यानी कि दोनों की कितने, दोनों मिला के कितने समय में। तो अपने को समय निकालना है। तो समय बराबर क्या हो जाएगा? समय बराबर क्या हो जाता है? दूरी बटे चाल। तो औसत में हम क्या करेंगे कि दोनों को जोड़ देंगे। तो पहला क्या था? 10 किलोमीटर कितने की? 40 की रफ्तार से। और 45 किलोमीटर जो है वह 60 की रफ्तार से चल रहा था। तो अब दोनों का क्या ले लेंगे? एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम कितना आ जाएगा? 120 आ जाएगा। एलसीएम 120 कैसे आया? एक तो ये वाली मेथड से है कि 40 और 60 का। तो सबसे पहले अपन इसको 2 से कट किए, तो कितना आ गया? यहाँ पे 20, यहाँ पे 30 आ गया। फिर अपन इसको 2 से कट कर सकते हैं, यहाँ पे 10 आ जाएगा, यहाँ पे 15 आ जाएगा। फिर अपन इसको 2 से कट कर सकते हैं, 5 आ जाएगा, और यहाँ पे 15। फिर अपन इसको 3 से 5 और 5 आ जाएगा, और इसको अपन 5 से, है ना। तो अभी इसको गुणा कर लिए, 2 दो दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 त्रिक 24, 24 पंचे 120। और आप लोगों को इतना करने का समय नहीं रहेगा, तो आप लोग शॉर्ट मेथड यानी जो ट्रिकें हैं उनको ज्यादा फॉलो करिए। एक इसकी ट्रिक होती है बैग मेथड, राइट। अपन इसमें बैग में देखते हैं कि जैसे 40 है और 60 है, तो 40 और 60 में दोनों में कॉमन क्या संख्या है? तो अपन देखेंगे कि सबसे बड़ी से बड़ी ज्यादा संख्या कौन कॉमन हो सकती है। तो अगर अपन इसको 20 से डिवाइड करेंगे तो 20 दूनी 40, 20 तिहाई 60, तो अपन यहाँ पे क्या लिख दिए? 20 लिख दिए। ठीक, देखो 20 दूनी 40 हो गया और 20 तिहाई 60। तो इस पे कॉमन दोनों पे था ना, तो ये लिख दिए 1। और अब यहाँ पे बचा क्या? 2 और 3। 2 और 3, क्योंकि 20 तो एक बार आ चुका है तो उसको दोबारा अपने को नहीं लेना है, राइट। अब 3 और 2, तो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 120 आ गया ना। ये बहुत ज्यादा यानी कि ट्रिकी मेथड है, राइट। तो अब क्या करेंगे? 40 को 120 से कितनी बार जाएगा? 3। 3 का मल्टीप्लाई 10 पे कितना आया? 30 प्लस 60 यानी 2, 45 दूनी 90, कितना आ जाएगा? 120 बटे 120, कितना आ जाएगा? 1। 1 हावर्स आ गया। तो बात करें कि दूरी, दूरी कितनी आ गई है? 55 किलोमीटर। और समय, समय कितना आ गया है? 1 आवर्स, है ना। तो अब औसत चाल का फॉर्मूले पे इनको रख देंगे, तो औसत दूरी अपनी कितनी है? यानी कि दोनों दोनों मिला के दूरी कितनी है? 55 है। और समय की बात करेंगे तो कितने घंटे? 1 घंटे। अब आंसर क्या आ जाएगा अपना? 55 किलोमीटर, 55 किलोमीटर प्रति हावर्स, राइट। तो अपना राइट आंसर क्या आ जाएगा? ए नंबर, ए हो जाएगा अपना राइट आंसर। ये इतना आप लोगों को सभी को समझ में आ गया ना कि अपन ने कैसे कैसे किए। देखो एक बार मैं फिर से समझाए दे रहा हूं। मैं पेन का कलर चेंज कर लूं ताकि जिससे आप लोगों को अच्छे समझ में आ गया। देखो, वह 10 किलोमीटर जो दूरी तय कर रहा था वह कितने में?
40 किलोमीटर प्रति आवर्स की रफ्तार पे, और जो 45 किलोमीटर कर रहा था वह कितने 60 किलोमीटर की। और अपने को क्या करना था, ज्ञात करना था कि संपूर्ण यात्रा की औसत चाल, यानी कि दोनों की औसत चाल, यानी कि दोनों को मिला के वह कितने, यानी कि औसत चाल थी वह कितने किलोमीटर प्रति घंटा चला, ये अपने को करना था। तो अपन ने सबसे पहले क्या किया कि सबसे पहले अपने को दूरी, तो अपन दूरी जोड़ लिए कि सबसे पहले कि वह कितने किलोमीटर पूरी गया, तो वह 45 किलोमीटर और 10 यानी 55 किलोमीटर गया। और बात करें कि दोनों का औसत समय कितना लगा, तो वह समय लगा था कितना, 1 घंटे आया था हमारा। फिर हमने चाल बराबर दूरी बटे समय के फॉर्मूले में रख दिया, जिससे अपना आंसर आ गया। राइट, इतना आ गया समझ में। बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक न्यूटन कितने डाइन के तुल्य है। तो एक न्यूटन कितने डाइन के तुल्य होता है ये बताना है आपको। तो देखो, ये न्यूटन किसका एसआई मात्रक है, तो बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है। किसका, बल का, बल का एसआई मात्रक क्या होता है, न्यूटन। अब ये एसआई में है, और सीजीएस पद्धति पे, सीजीएस मानक पे, तो जो बल का सीजीएस मानक में क्या होता है, डाइन होता है। तो अब अपने से पूछा क्या है कि एक न्यूटन जो होता है वह कितने डाइन के बराबर होता है। तो जो एक न्यूटन होता है वह 1,00,000 डाइन के बराबर होता है। राइट, इसी को अपन क्या लिख सकते हैं कि एक न्यूटन बराबर 10⁵ डाइन। राइट, एक न्यूटन बराबर 10⁵ डाइन। और अगर यदि एक डाइन बराबर पूछ ले, एक डाइन बराबर पूछ ले, तो अपन क्या बताएंगे, 10⁻⁻5 न्यूटन। राइट, तो अपना राइट आंसर क्या जाना चाहिए कि उसने क्या पूछा था, एक न्यूटन पूछा था। एक न्यूटन जो है वह कितने डाइन के बराबर है। तो अपना राइट आंसर क्या जाएगा, बी नंबर। बी अपना राइट आंसर हो जाएगा कि जो एक न्यूटन होता है वह कितने डाइन के बराबर होता है, 10⁵ डाइन के। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अब आगे बढ़े अब अपन। अपना अगला क्वेश्चन है कि एक पुस्तक मेज के तल पर विश्राम की स्थिति में पड़ी है और इस पर लग रहे बलों के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य होगा। तो देखो, एक ये क्या है, मेज बनी हुई है ना, ये क्या है, मेज है, और यहाँ पे क्या है, कोई वस्तु रखी हुई है। तो मेज यानी कि उतनी सही तो मैं नहीं बना पाया हूं, फिर भी मैं कोशिश, है ना, क्योंकि अब इस पे उतना सही बनाना। तो देखो यहाँ पे क्या है, अपनी वस्तु रखी हुई है। अब क्या बोल रहा है कि जो इस पे कथन की बात करें कि इस पर संतुलित बलों का एक जोड़ा कार्य कर रहा है, या इस पर केवल गुरुत्वाकर्षण बल कार्य कर रहा है, या इस पर केवल घर्षण बल कार्य कर रहा है, या इस पर कोई बल कार्य नहीं कर रहा है। तो देखो, अगर ये यानी कि ये वस्तु है और कैसी पड़ी है, विश्राम स्थिति, मतलब कि जितना बल ऊपर से लग रहा है उतना ही बल किस कहां से लग रहा है, नीचे से लग रहा है, इसलिए वह कैसी है, विश्राम अवस्था में पड़ी है। राइट, जैसे सपोज करो आप यहाँ पे खड़े हो, है ना, और आपको कोई 5 न्यूटन बल से, 5 न्यूटन बल से इधर की ओर खींच रहा है, और 5 न्यूटन बल से ये इधर से खींच रहा है। दोनों तरफ से क्या खींच रहे हैं, बराबर बल से खींच रहे हैं। तो क्या कर रहे हैं कि अगर दोनों साइड से बराबर बल से खींचेंगे तो क्या आप वहां, यानी कि क्या होगा, आप क्या वहां से परिवर्तन होंगे, आपकी स्थिति में कोई परिवर्तन आएगा, नहीं आएगा ना। क्यों, क्योंकि दोनों ओर से क्या लग रहे हैं, बराबर बल लग रहे हैं और विपरीत दिशा में लग रहे हैं। तो सेम यहां भी वही हो रहा है कि बल तो बराबर लग रहे हैं और कैसे लग रहे हैं, विपरीत दिशा में लग रहे हैं। तो अगर हम फॉर्मूले से निकालें कि F बराबर F1 प्लस कैसा है, ये विपरीत दिशा में F2, तो अगर सोचो कि वहां पे भी 5 न्यूटन और यहां पे भी
5 न्यूटन, और ये माइनस में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि विपरीत दिशा में लग रहा है। तो क्या आ जाएगा? आंसर 0 आ जाएगा। मतलब कि जो फोर्स लग रहा है, फोर्स अप्लाई हो रहा है, वो वहां पे कितना हो रहा है? 0 हो रहा है। इसके कारण वह क्या होती है? जो वस्तु है वह क्या रहती है? संतुलित रहती है, स्थायी रहती है। उसकी यानी उसमें कोई गति नहीं होती, वह कैसे, उसकी गति में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो अपना यहाँ पे राइट आंसर क्या जाएगा? ए नंबर जाएगा, कि वहां पे संतुलित बलों का एक जोड़ा कार्य कर रहा है, तभी तो वह वस्तु है जो वह कैसी है? अस्थायी, यानी स्थायी विश्राम स्थिति में पड़ी है। तो राइट, तो अपना राइट आंसर क्या जाएगा? ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़े अब अपन। अपना अगला क्वेश्चन है कि स्थिर अवस्था में द्रव का दाब केवल नीचे की ओर होता है। तो केवल नीचे की ओर होता है, केवल पात्र की दीवार की ओर होता है, या सभी दिशाओं में समान रूप से होता है, या केवल ऊपर की ओर होता है। तो आप लोगों ने तालाब में देखा होगा कि जब बरसात के टाइम पे बहुत ज्यादा पानी भर जाता है, तो उस समय आप लोग को यानी कि अच्छे से समझ में आएगा। तो देखे होगी कि जो पानी है वो उछाल मारता है ना, उछाल मारता है किनारों की ओर, है ना। और अगर किनारों की ओर तो मारता ही है, अगर कहीं से उसको थोड़ी सी भी जगह मिलती है तो वो क्या कर रहा है? कि यानी कि वो रास्ते को तोड़ दे रहा, मतलब कि वो एक ही दिशा में नहीं मार रहा, वह चारों तरफ मार रहा है ना, सभी दिशाओं में। सपोज करो बोतल में पानी भरा है, तो वह बोतल में जो पानी भरा है वह क्या केवल दीवार की ओर दबाव मार रहा है? नहीं, वह दीवार की ओर तो मार रहा है, साथ में वह नीचे की ओर मार रहा है, तभी तो वह नीचे भी आ रहा है ना। और अगर उसको पलटा देंगे तो यानी कि वह ऊपर की ओर भी दबाव मारेगा। तो इससे हम कह सकते हैं कि जो स्थिर अवस्था में द्रव होता है वह सभी दिशाओं में समान रूप से, यानी कि जो दबाव होता है उसका सभी दिशाओं में समान रूप से होता है। तो अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा। केवल ऊपर की ओर नहीं होता है, नीचे की ओर भी नहीं होता है, केवल पात्र की दीवार यानी कि चारों दिशाओं में, यानी कि सभी ओर वह दबाव मारता है। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़े अब अपन। सरल आवर्त गति में पिंड सदैव आगे व पीछे गति करता है। पिंड पर कार्यरत बल विस्थापन के समानुपाती होता है। यह बल विस्थापन की दिशा में होता है या अधिक विस्थापन की स्थिति में आयाम न्यूनतम होता है। तो जो एक सरल आवर्त है वह, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो देखो, जो सरल आवर्त गति है, तो सरल आवर्त गति की डेफिनेशन, परिभाषा क्या कहती है कि कोई दोलन या पिंड, यानी कि कोई दोलन या पिंड का उस पर बल जो लग रहा है, तो बल क्या होता है? विस्थापन के समान, समानुपातिक और विस्थापन के विपरीत दिशा में कार्य करता है। तो यानी कि जो बल है वह क्या लग रहा है? विस्थापन के कैसे होता है? समानुपाती होता है। जो बल होता है वह विस्थापन के कैसे होता है? समानुपाती होता है। और कैसा होता है? विपरीत दिशा में जो कार्य कर रहा है, जो विपरीत दिशा में कार्य करता, जो कार्य कर रहा है वह कैसे कर रहा है? विपरीत दिशा में कार्य कर रहा है। तो अपना राइट आंसर में क्या चला जाएगा? बी नंबर। कैसे कि जो पिंड पर कार्यरत बल है वह विस्थापन के क्या हो रहा है? समानुपाती होता है। तो अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा। और ये भी हो सकता है विस्थापन की दिशा में होता है, लेकिन दिशा में तो होता है लेकिन विपरीत दिशा में होता है, तो इसलिए अपना ये वाला राइट आंसर जो हुआ क्या हुआ? गलत हो गया। राइट, तो अपना राइट आंसर क्या गया? बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़े अब अपन, कि एक सरल लोलक का उदाहरण है सरल गति का, वृत्ताकार गति का, या सरल आवर्त गति का, या उपरोक्त में से सभी गतियों का। तो आप लोगों ने पेंडुलम घड़ी देखा होगा, है ना। पेंडुलम घड़ी देखे होगे, वो ऐसे रहती है और वह इधर भी गति करती है और इधर भी गति करती है। तो जो सरल आवर्त, ये जो सरल लोलक है वह किस गति का उदाहरण होता है? वह सरल आवर्त गति का उदाहरण होता है। राइट, सरल आवर्त गति मतलब होता क्या है कि देखो, जो सरल आवर्त गति मतलब होता है कि जब कोई पिंड एक ही पथ पर, देखो जो हमारा ये पिंड है वह एक ही पथ पर, राइट, क्या है? ये एक ही पथ है ना। एक ही पथ पर, यानी निश्चित बिंदु, यहाँ पे जो एक निश्चित बिंदु होगा, निश्चित बिंदु के इधर और उधर, निश्चित बिंदु के इधर उधर क्या करता है? आवर्त गति करता है। उसे अपन क्या कहते हैं? सरल आवर्त गति कहते हैं। राइट,
तो अपना राइट आंसर क्या गया, सी नंबर गया, सरल आवर्त गति। जो पेंडुलम होता है वह कैसी गति करता है, सरल आवर्त गति करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़े अब अपन। इसका राइट आंसर पता चल गया, सी होगा सरल आवर्त गति। अपना अगला क्वेश्चन है कि दो वस्तुओं की सतहों के बीच घर्षण बल उत्पन्न होता है। तो दो वस्तुएं हैं, दो वस्तुओं के बीच में जो घर्षण बल है वह कैसे उत्पन्न होगा? सतहों के अणुओं के बीच प्रतिकर्षण के कारण, या सतहों के अणुओं के बीच आकर्षण के कारण, या अणुओं पर लगने वाले गुरुत्व बल के कारण, या ए और बी दोनों। तो इस पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो सबसे पहले जानो कि घर्षण है क्या। तो घर्षण, जो घर्षण बल है वह जब कोई वस्तु यानी किसी पे फिसलती है या लुढ़कती है तो उस पे जो बल लगता है वह बल जो उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं अपन, घर्षण बल कहते हैं। तो इस पे अपना राइट आंसर क्या जाएगा कि सतहों के अणुओं के बीच प्रतिकर्षण के कारण। राइट, तो अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर, यानी कि सतहों के अणुओं के बीच प्रतिकर्षण के कारण। और गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है, गुरुत्व बल क्या होता है? तो जब कोई पिंड एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। जब कोई पिंड एक दूसरे को आकर्षित करते हैं तो उन पर वह जो लगने वाला बल है वह क्या कहलाता है, गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। जब दोनों को एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे, तो जो आकर्षण ने जो यह आकर्षण होता है यही क्या कहलाता है, अपना गुरुत्वाकर्षण कहलाता है। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़े अब अपन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये कि एक 5 ग्राम भार वाले पंख और एक 10 ग्राम भार वाली कील, दोनों में समान गतिज ऊर्जा है। दोनों वस्तुओं के संवेग के विषय में निम्न में से कौन सा कथन सही है? भारी वस्तु में अधिक संवेग होगा, या दोनों वस्तुओं में बराबर संवेग होगा, या दोनों वस्तुओं के संवेग की तुलना करना संभव नहीं है, या हल्की वस्तु में अधिक संवेग होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा कि देखो कि एक वस्तु जो है वह कितने की है, 5 ग्राम की है, और दूसरी क्या है कि 10 ग्राम की है। तो जो संवेग की परिभाषा यानी कि संवेग क्या कहता है कि जो संवेग होता है वह संवेग जो होता है, संवेग बराबर द्रव्यमान गुणे वेग। मतलब कि जो द्रव्यमान और वेग का गुणनफल, यानी कि जितना द्रव्यमान अधिक होगा, जितना अधिक वेग होगा, उतना ही अधिक क्या होगा, संवेग होगा। P बराबर इसको क्या लिख देते हैं, m इंटू भी, यानी कि जितना अधिक द्रव्यमान होगा, जितना अधिक वेग होगा, संवेग उतना ही अधिक होगा। तो अगर सपोज करो कि एक 5 ग्राम की वस्तु है, एक 10 ग्राम की वस्तु है, राइट, तो इसमें से वजन किसका है, मास जो द्रव्यमान किसका अधिक है, इसका है। तो यानी कि संवेग किसका अधिक होगा, यानी भारी वस्तु का संवेग अधिक होगा, क्योंकि द्रव्यमान उसका अधिक हो रहा है। तो और हमने पढ़ ही चुका है कि जिसका द्रव्यमान जितना अधिक होता है और उसका वेग जितना अधिक होता है तो संवेग उसका उतना ही अधिक होता है। तो अपना राइट आंसर क्या जाएगा, ए नंबर जाएगा कि भारी वस्तु में अधिक संवेग होगा। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़े अब अपन। अगला क्वेश्चन है कि रॉकेट किस नियम पर आधारित है? ऊर्जा संरक्षण के नियम पर, ऊष्मा संरक्षण के नियम पर, या संवेग संरक्षण के नियम पर, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो रॉकेट है, रॉकेट किस नियम पे कार्य करता है? तो देखो, यानी कि जब रॉकेट में पीछे, सबसे पहले क्या होता है, पीछे की दिशा में रॉकेट से चलने वाली गैसें जो होते हैं पीछे की ओर गैसों का संवेग पैदा करती हैं। इसी कारण क्या होता है, जब रॉकेट आगे की दिशा में संवेग प्राप्त करता है जिससे वह आगे बढ़ता है। मतलब कि वह क्या करता है, सबसे पहले जब आप लोगों ने देखा ही होगा कि जब रॉकेट यानी कि उड़ते होंगे, यानी मूवियों में और कई वीडियो क्लिप्स पे देखे होंगे कि वह क्या करता है, पीछे की ओर क्या करता है, गैस छोड़ता है ना, पीछे की ओर गैसों का संवेग पैदा करता है। क्यों करता है, जिससे वह क्या करे कि रॉकेट को आगे की ओर संवेग मिल सके, और जिससे वह जब आगे की ओर संवेग मिलेगा तभी तो वह आगे की ओर, ऊपर की ओर गति कर पाएगा, है ना। तो यह किस नियम पे आधारित होता है, यह संवेग संरक्षण के नियम पे।
तो संवेग संरक्षण का नियम क्या कहता है कि यदि दो वस्तुएं टकराती हैं तो कण के टकराने से पहले और बाद का कुल संवेग जो होता है वह कैसा रहता है, संरक्षित रहता है। तो जो रॉकेट होती है तो वह किस नियम पे आधारित होती है, संवेग संरक्षण के नियम पे। तो अगर इसके समीकरण से बात करें, है ना, तो के पहले का संवेग टक्कर के पहले का संवेग और बराबर क्या होता है, टक्कर के बाद का संवेग। तो जो टक्कर के पहले का संवेग और टक्कर के बाद के संवेग यानी इनमें क्या रहता है, संरक्षित रहता है। तो m1 v1 प्लस m2 m1 और u1 बराबर m2 v2 प्लस m2 u2, यानी कि क्या रहते हैं, ये संरक्षित रहते हैं। तो अपना राइट आंसर क्या होगा, जो रॉकेट है वह किस नियम पे आधारित होती है, संवेग संरक्षण के नियम पर। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़े अब अपन। अगला क्वेश्चन है कि किसी बंदूक से गोली छोड़ने की घटना न्यूटन के निम्न में से किस नियम पर आधारित है। तो जब बंदूक से गोली छोड़ते हैं तो वह कौन से नियम को फॉलो करती है, कौन से नियम की घटना है, न्यूटन के प्रथम नियम की, न्यूटन के द्वितीय नियम की, या न्यूटन के तृतीय नियम की, या न्यूटन के नियम पर निर्भर नहीं। तो बताइए, जब बंदूक से गोली निकलती है तो वह किस घटना पे आधारित होती, किस यानी कि न्यूटन के कौन से नियम पे। देखो, न्यूटन ने 3 नियम दिए थे, कौन कौन से, न्यूटन का प्रथम नियम, द्वितीय नियम और तृतीय नियम। जो प्रथम नियम होता है उसी को अपन क्या बोलते हैं, जड़त्व का नियम, जड़त्व का नियम। तो प्रथम नियम क्या कहता है कि यदि कोई वस्तु स्थिर है तो वह स्थिर ही रहेगी, और यदि वह गतिशील है तो वह गतिशील ही रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। इसलिए उसे क्या कहते हैं, जड़त्व का नियम। क्यों, क्योंकि अगर वह स्थिर है तो वह स्थिर ही रहेगी, और यदि गतिशील है तो वह गतिशील ही रहेगी जब तक कि हम उस पर कोई बाह्य बल ना लगाएं। राइट, तो जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं कि जैसे आप बस में बैठे होते हो और जैसे ही बस स्टार्ट होती है तो आपका जो शरीर है वह कहाँ, पीछे की ओर जाता है। क्यों, क्योंकि आपका जो शरीर था वो तो स्थायी था ना, लेकिन जैसे ही उसमें गति हुई, किसमें हुई, बस में गति हुई, बस आगे बढ़ी, लेकिन आपका शरीर तो एक ही जगह स्थायी था, तो वह कहाँ जाएगा, पीछे की ओर। तो वो किस नियम को किस नियम का पालन कर रहा है, जड़त्व के नियम का। और जैसे ही बस रुकती है तो आपका शरीर क्या होता है, आगे की ओर झुकता है। ये सभी किस नियम के उदाहरण है, प्रथम नियम के। और द्वितीय नियम क्या कहता है कि जब कोई असंतुलित बाह्य बल किसी वस्तु पर कार्य करता है तो उसके वेग में परिवर्तन होता है। इसी से क्या निकलता है कि किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर लगाए गए बल की दिशा में समानुपाती होता है। तो इसलिए हम न्यूटन के गति के द्वितीय नियम को क्या कहते हैं, संवेग संरक्षण का नियम, संवेग संरक्षण का नियम, संवेग संरक्षण का नियम भी कहते हैं। तो इसका फॉर्मूला बात करें तो क्या हो जाता है, F बराबर ma, मा। ये मा या आप लोग सभी लोग याद रखना, क्योंकि ये बहुत, यानी कि इससे न्यूमेरिकल भी बहुत ज्यादा आते हैं और ये फॉर्मूला भी। तो F बराबर क्या होता है, मा। मा यानी मतलब कि m बराबर क्या हो जाएगा, द्रव्यमान, और a बराबर क्या होता है, यानी त्वरण। तो क्या हो जाए कि यदि कोई वस्तु का द्रव्यमान क्या है, m है, और उस वस्तु पर क्या फोर्स F जो है वह क्या हो गया, बल, जो बल लगने वाले त्वरण उत्पन्न होता है, ये क्या होता है, त्वरण, है ना। तो F बराबर मा, यानी मा से याद रखना तो ma होता है। राइट, और बात करें गति के तृतीय नियम की, तो गति का तृतीय नियम क्या कहते हैं कि प्रत्येक क्रिया के समान एवं विपरीत प्रतिक्रिया होती है। तो जो इसमें क्या होती है, इसे क्या बोलते हैं, क्रिया प्रतिक्रिया नियम भी बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं, क्रिया
प्रतिक्रिया नियम। इसमें क्या होता है कि प्रत्येक क्रिया के समान विपरीत प्रतिक्रिया होती है। तो देखो, जब आप गोली को यानी बंदूक से गोली छोड़ते हैं तो उतना ही धक्का क्या लगता है, पीछे की ओर लगता है। यानी कि F12 यानी कि जितनी यानी क्रिया करते हो यानी कि वह उतनी ही क्या होती है, दिशा जो होती है विपरीत प्रतिक्रिया भी होती है। बराबर क्या हो जाएगा, -F21। राइट। तो जैसे इसके एग्जाम्पल क्या है, जैसे रॉकेट का प्रक्षेपण हो गया, बंदूक से गोली का निकलना हो गया, ये सभी किसके नियम है, न्यूटन के गति के तृतीय नियम के उदाहरण है। कि जितनी क्रिया समान यानी क्रिया तो इनमें समान होती है, लेकिन इसमें जो प्रतिक्रिया होती है वह विपरीत प्रतिक्रिया होती है। राइट। तो जो अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर, न्यूटन के गति के तृतीय नियम के घटना, जो घटना है वह न्यूटन के गति के तृतीय नियम पर आधारित है। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़े अब अपन। निम्नलिखित में से आवर्त गति का उदाहरण नहीं है। पेंडुलम की गति, स्प्रिंग की गति, झूले की गति या पृथ्वी की सूर्य के चारों तरफ गति। तो जो पेंडुलम की गति है, स्प्रिंग की गति है और ये झूले की गति है। तो ये किसकी गति है, अभी हमने बताया था पिछले क्वेश्चन में कि जो पेंडुलम की गति है वह किसकी गति है, ये सरल आवर्त गति है। कौन सी है, ये सरल आवर्त गति है। और जो स्प्रिंग की गति है ये भी कैसी है, ये भी सरल आवर्त गति है। देखिए क्या होता है कि जब मतलब हम स्प्रिंग को ऐसे रखे है ना इकट्ठा करके, और जैसे ही छोड़ते हैं तो वो क्या करती है कि इधर भी जाएगी इधर भी, यानी कि इसका एक जो बिंदु होता है, बिंदु के इधर भी जाती है वह, इधर भी जाती है और फिर वह आते हैं, यानी कि वह गति करती है। और झूले की गति की बात करें तो झूले भी कैसे करते हैं, यानी एक ही पथ पे गति करते हैं, है ना। तो ये सभी किसके उदाहरण हो गए, सरल आवर्त गति के हो गए। और जो पृथ्वी है, पृथ्वी यानी सूर्य के चारों तरफ जो गति करती है वह किस गति का उदाहरण है, दोलन गति का उदाहरण है, दोलन गति का। तो अपना राइट आंसर इसमें क्या चला जाएगा कि डी नंबर हो जाएगा, कि जो सरल आवर्त गति का उदाहरण नहीं है। कौन नहीं है, डी नंबर। क्यों, क्योंकि यह किसका उदाहरण है, दोलन गति का उदाहरण है। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़े अब अपन। अपना अगला क्वेश्चन है कि वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर लगाए गए बल के होती है। क्या होती है, देखो जस्ट अभी हमने पिछले क्वेश्चन में बताया था। तो देखो जो यह किस नियम का है, यह गति के दूसरे नियम का है, गति का दूसरा नियम। तो गति का दूसरा नियम क्या कहता है कि यानी कि जो संवेग में परिवर्तन की दर होती है उसके किस समानुपाती होती है। राइट। तो संवेग में परिवर्तन की दर उस पर आरोपित बल के, किसके, बल के क्या होती है, समानुपाती होती है। तो अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा कि ए नंबर हो जाएगा। राइट। और इसके फॉर्मूला की बात करें तो एफ प्रोपोर्शनल डीपी अपॉन dt। राइट। यानी कि किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर लगाए गए बल की दिशा में समानुपाती होता है। और इसी को अपन क्या बोलते हैं, गति का ये दूसरा नियम हो गया। इसी को अपन क्या बोलते हैं, संवेग संरक्षण का नियम, संवेग संरक्षण का नियम। और इसी को क्या बोलते हैं, वास्तविकता का नियम बोलते हैं। यही क्या है, अपने गति का वास्तविक नियम है, गति का वास्तविक नियम। क्यों, क्योंकि इसमें जो होता है दिशा भी बताती है और परिणाम भी बताता है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, गति का वास्तविक नियम बोलते हैं। राइट। तो इसमें अपना राइट आंसर क्या गया, ए नंबर की जो यानी कि वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर आरोपित बल के क्या होती है, समानुपाती होती है। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़े अब अपन। वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करती है। तो वॉशिंग मशीन जो है वह किस सिद्धांत पे कार्य करती है, विसरण पे, अभिकेंद्री बल पे, परासरण पे या अपकेंद्री बल पे। तो विसरण क्या होता है,
विसरण जो होती है वह गैसों का आदान प्रदान कहलाती है। गैसों का आदान प्रदान मतलब गैसों का एक्सचेंज क्या कहलाता है? विसरण। और जो यानी कि जो विसरण होती है वह हाई कंसंट्रेट से किधर की ओर जाती है? लोअर कंसंट्रेट की ओर। लोअर कंसंट्रेट की ओर जाती है। क्या? विसरण। जैसे श्वसन हो गया, ट्रांसपायरेशन हो गया, वाष्पोत्सर्जन हो गया, रेस्पायरेशन, है ना, ये सभी किसके उदाहरण है? विसरण के। और अभिकेंद्री बल, जो अभिकेंद्री बल होता है मतलब ये कैसा होता है कि केंद्र की ओर जो बल लगता है वह कहाँ? केंद्र की ओर, टू सेंटर, केंद्र की तरफ। जो कण होते हैं वह कहाँ आते हैं? केंद्र की तरफ आते हैं। वह क्या कहलाता है? अभिकेंद्री बल। और परासरण क्या कहलाता है? ऑस्मोसिस। जो होता है यह जो ऑस्मोसिस है यह ठोस, द्रव, गैस सभी में हो सकता है। ठीक। और यह क्या, इसमें एक माध्यम होता है, कौन सा? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के द्वारा होता है। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के द्वारा। तो ये विसरण और परासरण और विसरण में यही अंतर है कि जो परासरण होता है इसमें कोई माध्यम यानी कि कोई सेमी परमेबल मेम्ब्रेन नहीं होती, और जो परासरण होता है इसमें सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होती है। और यह भी कैसा होता है? हाई कंसंट्रेट से लोअर कंसंट्रेट की ओर। ठीक। और जो अपकेंद्री बल होता है, अपकेंद्री बल क्या होता है कि यह केंद्र से दूर की ओर जाता है। ठीक। तो देखो, अगर आप लोग कभी कोई रस्सी में, बचपन में आपने देखे होंगे कि कोई वस्तु को रस्सी में बांध के घुमा रहे हो और जैसे ही छोड़ते हो तो क्या होते हैं कि दूर की ओर भागते हैं ना। तो वो क्या कर रहे हैं? कौन सा बल है? अपकेंद्री बल कार्य करता है वहां। राइट। तो जब आप वॉशिंग मशीन पे क्या होते हैं? कपड़ों को घुमाते हो, वॉशिंग मशीन में क्या होते हैं? कपड़े घूमते ही हैं, तो जो अपने धूल के कण हैं वह क्या होते हैं? बाहर की ओर निकल के भागते हैं। तो वहां पे कौन सा बल कार्य कर रहा है? अपकेंद्री बल। तो अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर। क्योंकि अपने क्या कर रहे हैं? कपड़े को धुलने का यानी कि धूल के कण को हटाने के लिए, तो वहां पे क्या, कौन सा बल लगता है? अपकेंद्री बल। जैसे ही जब वस्तु घूमती हैं यानी कि जो अपने कपड़े हैं वो क्या करते हैं? घूमते हैं, तो वहां पे अपकेंद्री बल लगता है, जिससे जो कण हैं, धूल के कण हैं और जो भी, वह क्या होते हैं? बाहर की ओर। तो अपकेंद्री मतलब क्या हो जाएगा? केंद्र से दूर की ओर, यानी कि कण का बाहर निकल जाएंगे। कण का बाहर यानी कणों को बाहर की ओर निकलना। राइट। तो अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़े अब अपन, कि कंबल को झड़काने पर धूल मिट्टी के कणों का नीचे गिरना गति के कौन से नियम को पालन करता है? ये आंसर आप लोग बताइए, क्योंकि मैं गति के नियम 2-3 बार बता चुका है ना। तो अब ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि ये इसका आंसर क्या होगा। तो क्या होगा? गति का प्रथम नियम, गति का द्वितीय नियम, या गति का तृतीय नियम, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जब आप कंबल को झाड़ते हैं तो क्या होते हैं? धूल के, मिट्टी के कण क्या होते हैं? नीचे गिरते हैं। या गति के कौन से नियम का पालन करता है? तो देखो, जो गति का प्रथम नियम है इसे अपन क्या बोलते हैं? जड़त्व का नियम। गति का दूसरा नियम, इसको अपन क्या बोलते हैं? संवेग संरक्षण नियम। आप लोग जल्दी से आंसर दीजिए। संवेग संरक्षण नियम। और जो तीसरा है गति का तृतीय नियम, इसको क्या बोलते हैं? क्रिया प्रतिक्रिया नियम। क्रिया प्रतिक्रिया नियम। तो देखो, जब अपन लोग कंबल को झाड़ते हैं, पहले कंबल कहाँ है? विराम स्थिति में है, कि जो धूल के कण हैं वह कैसे हैं? विराम स्थिति पे पड़े हुए है ना। और जैसे ही हमने क्या किया कि कंबल पे बल लगाया, तो क्या हुए कि जो धूल के कण हैं, मिट्टी के कण हैं, वो क्या होते हैं? नीचे गिर जाते हैं। तो वह किस गति के नियम का पालन कर रहे हैं? गति के प्रथम नियम का। गति का प्रथम नियम क्या कहता है? यदि कोई वस्तु स्थिर है तो वह स्थिर ही रहेगी, और यदि कोई वस्तु गतिशील है तो वह गतिशील ही रहेगी, जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। तो अगर वह क्या थे? धूल और मिट्टी के कण क्या थे? पहले स्थिर ही थे, लेकिन जैसे ही हमने उस पे क्या किया? बाह्य बल लगाया, यानी बाहरी अपना बल लगाया, तो क्या हुए कि वो धूल के, मिट्टी के कणों में क्या हो गई? गति हो गई। और गति हुई तो वो क्या हो गए? नीचे गिर गए। तो अपने कौन से नियम का पालन कर रहे हैं? गति के प्रथम नियम का। तो अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा।
राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़े अब अपन। तो दोस्तों अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आ रही हो तो लाइक करना या ना करना ये आपके ऊपर है, लेकिन आप हमें कमेंट करके ये बता सकते हैं कि अभी हमें क्या सुधार करने की जरूरत है, तो हम उस पे सुधार कर सकते हैं। तो इसलिए आप हमें ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके बताएं कि हम में अभी क्या कमी है, तो कहाँ पे हम सुधार कर सकते हैं। राइट, लाइक करना या ना लाइक करना ये आपके ऊपर है, और अगर पसंद आ रही है तो आप दूसरे दोस्तों भी इससे शेयर कर सकते हैं। राइट। तो चलिए एक क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है कि यदि एक वस्तु पर 10 न्यूटन बल कार्यरत है तथा इस वस्तु पर गुरुत्वीय त्वरण कार्यरत है तो वस्तु का द्रव्यमान होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, और ऐसे क्वेश्चन करने में तो बहुत ज्यादा ही मजा आता है ना, क्योंकि न्यूमेरिकल ज्यादा अच्छे लगते हैं। तो देखो यहाँ पे गुरुत्वीय त्वरण यानी पहले अपने को क्या दे दिया है, न्यूटन बल यानी फोर्स अपने को दे दिया है। एफ बराबर कितना है, 10 न्यूटन है। हमने एक फॉर्मूला बताया था, वो फॉर्मूला आप लोग भूले तो नहीं, एफ बराबर एम ए। ये वाला फॉर्मूला आप लोग को नहीं भूलना है। फोर्स बराबर क्या होगा, माँ। आप लोग बचपन से याद रखना कि जैसे ही यानी कि आपको माँ क्या करती थी, जैसे ही आप कहीं बाहर खेलते थे, खेलते रहे ना, और जैसे ही माँ आती रही, जैसे ही फोर्स देती रही, बल लगाई, तो आपकी गति क्या होती रही, सीधे घर की ओर। तो वहां से आप याद कर लीजिए कि फोर्स बराबर क्या हुआ, माँ। ठीक। तो यहाँ पे एफ तो दिया है, अपने को द्रव्यमान निकालना है। ए त्वरण भी दिया है। ए त्वरण क्या बोला, गुरुत्वीय त्वरण। तो गुरुत्वीय त्वरण जी बराबर क्या होता है, 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। राइट। तो अपन यहाँ पे फॉर्मूले पे रख देंगे, तो क्या हो जाएगा, इसको देखो, बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणे त्वरण। तो अपने को द्रव्यमान तो निकालना है, तो एफ कितना दिया है, 10 दिया है। द्रव्यमान अपने को निकालना है, त्वरण कितना हो जाएगा, 9.8 हो जाएगा। तो m बराबर क्या हो जाएगा, 10/9.8। तो अपना राइट आंसर क्या आ जाएगा, 1.02 किलोग्राम। राइट। तो अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1.02। तो अपना राइट आंसर इस पे क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। राइट। ये आप लोगों को समझ में आ गया, कोई ज्यादा कठिन था नहीं, बहुत ही इजी था, है ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। इतना तो समझ में आ ही गया होगा। बल के संबंध में असत्य कथन का चयन कीजिए। तो बल के संबंध में, बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है, बल का सीजीएस मात्रक डाइन, बल एक अदिश राशि है। तो बताइए, हमने जब शुरुआत में ही पहले या दूसरे क्वेश्चन पे बताया था कि बल का जो एसआई मात्रक होता है, वह एसआई मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। क्या होता है, न्यूटन होता है। तो जो अपना ए है वह क्या हुआ, सही हुआ। बल का सीजीएस मात्रक डाइन होता है। तो ये देखो, ये एसआई में था और सीजीएस में हमने बताया था कि जो क्या होता है, डाइन होता है। तो अपना दूसरा भी राइट आंसर हुआ है ना, दोनों भी सही हुए। अब क्या बचा, सी, यानी कि जो बल है वह एक कैसी है, अदिश राशि है। तो क्या बल अदिश राशि है, नहीं ना। बल कैसी है, यह सदिश राशि है। तो जो अपना सी हुआ वह क्या हुआ, गलत हुआ। क्यों, क्योंकि जो बल है वह कैसी है, सदिश राशि है। यह दिशा और परिणाम दोनों बताती है। राइट। तो अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, कि जो असत्य कथन बताना था, तो सी जो है वह क्या हुआ, अपना असत्य कथन हुआ। तो डी अपना क्या हुआ, राइट आंसर हो गया। राइट। और हमने बताया था कि 1 न्यूटन बराबर कितना होता है, 10⁵ डाइन होता है, डाइन। और बात करें एक डाइन बराबर कितना होता है, एक डाइन बराबर कितने होते हैं, 10⁵ न्यूटन। राइट। अगर 1 ग्राम फोर्स बराबर पूछ लिया तो कितना होता है, 980 डाइन होता है। और 1 किलोग्राम फोर्स बराबर पूछ लिया तो 9.8 न्यूटन। राइट। ये दोनों को भी याद रख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़े अब अपन।
एक वृत्ताकार परिधि पर गतिमान कण पर बाह्य बल कार्य कर रहा है। इस बल की दिशा वृत्त के केंद्र की ओर दिष्ट रहती है, क्या कहलाता है? तो अभी जस्ट हमने जब वॉशिंग मशीन का बता रहे थे तब हमने बताया था, तो वह क्या कहलाएगा? अब केंद्रीय बल, अभिकेंद्रीय बल, या उत्प्लावन बल, या ससंजक बल। तो देखो क्या बोला है कि एक वृत्ताकार परिधि, राइट, एक वृत्त बन गया, एक वृत्ताकार परिधि पर गतिमान कण पर एक बाह्य बल कार्य कर रहा है और बल की दिशा वृत्त के केंद्र की ओर दिष्ट रहती है। तो वह कहां आ रही है? केंद्र की ओर आ रही है। तो वह क्या कहलाएगा? तो देखो अभी हमने बताया था कि जो अपकेंद्री बल होता है, अपकेंद्री बल में बल कैसा कार्य करता है? केंद्र से दूर, केंद्र से दूर कर रहा है। हमने बताया था ना कि जैसे ही आप कोई रस्सी में पत्थर बांधो या कोई वस्तु बांध को घुमाते थे तो वह क्या दूर की ओर जाती थी, तो वह कहां जा रही है? केंद्र से दूर की ओर जा रही। तो क्या अपना ये राइट आंसर होगा? नहीं, वो क्या पूछा है? केंद्र की ओर। तो जो अभिकेंद्री बल में होता है तो वह किस में होता है? वह टू सेंटर होता है। तो जो बल होता है वह कैसे? केंद्र की ओर। तो अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर, राइट। अब उत्प्लावन बल, उत्प्लावन बल क्या कहलाता है कि जब जो उत्प्लावन बल मतलब कि जब द्रव द्वारा किसी वस्तु पर ऊपर की तरफ लगाया गया बल, वह क्या कहलाता है? उत्प्लावन बल कहलाता है। और ससंजक बल, ससंजक बल और असंजक बल, ये आप दोनों बल को नाम सुने होंगे। तो ससंजक बल क्या होता है कि जब समान अणुओं के बीच लगने वाला बल होता है वह क्या कहलाता है? ससंजक बल। जैसे पानी के अणु पानी के अणुओं के मध्य, या तेल के अणुओं के मध्य लगने वाला बल, ये क्या कहलाएगा? ससंजक बल। और यानी कि दो जो पानी के दो मॉलिक्यूल्स होंगे उनके मध्य लगने वाला। और अगर असंजक बल की बात करें तो जब पानी के और तेल के, यानी कि उसमें क्या हो गए, यानी कि जो अणु है वह अलग अलग के हो गए, अलग अलग अणु हो गए, तो उनमें अलग अणुओं के बीच लगने वाले बल को क्या बोलते हैं? अपन असंजक बल बोलते हैं। जैसे पानी तेल के मध्य लगने वाले, है ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए है कि किसी वस्तु के प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु के मध्य की वास्तविक लंबाई क्या कहलाती है? दूरी, विस्थापन, वेग, या त्वरण। तो इसका आंसर आप लोगों को देना है और जरूर दीजिएगा, क्योंकि हमने ये बता भी दिया था, एक डेफिनेशन में बताया था। अगर आप पुरानी वीडियो यानी कि आप शुरू से ये देख रहे होंगे तो आपसे जरूर बन जाएगा, राइट। तो आपके हमें क्वेश्चनों का यानी कि क्वेश्चन का आंसर का इंतजार रहेगा। और आपको ये वीडियो कैसी लगी ये आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों से भी शेयर करिएगा। मिलते हैं कल अगली नेक्स्ट वीडियो के साथ। आज के लिए बस इतना ही, और इतनी यहाँ तक बने रहने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।